चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 3 के MCQs डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द स्पीड ऑफ अ कार एज इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ दिस टाइम द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो वो कौन सा पार्ट है दरमियान में आप ग्राफ देखें स्पीड टाइम ग्राफ में, जहां पे आपको ये लाइन स्ट्रेट नजर आ रहा है, ठीक है। और लाइन कहां से कहां तक स्ट्रेट है, ये 2 सेकंड से 3 सेकंड के दौरान ये लाइन क्या है, स्ट्रेट है। और जब भी स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को शो करता है। ये 0 से लेकर 2 सेकंड्स तक कौन सी एक्सेलरेशन है, ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। और आपके साथ 3 सेकंड से लेकर 5 तक ये कौन सी एक्सेलरेशन है, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। और दरमियान में जो ये 1 सेकंड का इंटरवल है 2 से लेकर 3 तक, ये एक्सेलरेशन कौन सी है, ये यूनिफॉर्म है। और यही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपसे मांगी है, तो आप इसके लिए चाहे स्लोप का फॉर्मूला यूज करें, चाहे एक्सेलरेशन का राइज बाय रन करना है। तो राइज आप देखें 10 से लेकर 20 तक इसका राइज आया है और 1 सेकंड इसका टाइम आया है। तो एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन का आपके साथ फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो है 20 - 10 और टाइम है 3 - 2। तो इससे आपके साथ आंसर आ जाएगा 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 4 भी है। A body is moving with uniform speed along a circular track. What will be the ratio of its distance to displacement when it covers quarter part of its time period? Quarter part of its time period का मतलब ये है कि उसने एक क्वार्टर सर्कल जो है वो पूरा कर लिया है। तो क्वार्टर सर्कल में हमने सबसे पहले बताना है कि डिस्टेंस कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, और फिर उनका रेशो निकालना है। क्वेश्चन जो है वो रेशो पे है। तो क्वार्टर सर्कल में डिस्टेंस जो होता है वो आपके साथ, वैसे फुल सर्कल का डिस्टेंस 2πr होगा, तो क्वार्टर सर्कल का डिस्टेंस जो होगा वो 2πr/4 होगा। तो 2πr/4 से πr/2 आता है। तो डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, वो πr/2 हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअल पाथ नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट तो आपके साथ शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए आपको पता है कि ये भी रेडियस है और ये भी आपके साथ रेडियस है, और क्वार्टर सर्कल में जो ट्रायंगल बनता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो r² + r² होगा। सो वो 2 टाइम्स r² होगा, तो वो आपके साथ √2r आ जाएगा, ठीक है। और अभी इन्हीं दोनों का रेशो लेना है, क्योंकि क्वेश्चन है कि डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का रेशो लेना है। तो ऊपर आ जाएगा πr/2, नीचे आ जाएगा √2r। r और r तो कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके साथ आंसर आएगा π/2√2। और ये करेक्ट ऑप्शन आपको डेल्टा में नजर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप नंबर 4, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ बॉडी वेरीज विद टाइम बाय दिस इक्वेशन, x = -1/3t² + 16t + 3। आपके साथ डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन है -1/3t² + 16t + 3, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है और आपसे वो क्वेश्चन में मांग रहे हैं कि
द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम्स टू रेस्ट। ठीक है, मतलब इस बॉडी की स्पीड जब जीरो हो जाएगी, इस बॉडी की स्पीड क्या होगी जब जीरो हो जाएगी, आप वो टाइम मालूम करें। ये क्वेश्चन आपके मतलब ईटा के डोमेन में है नहीं, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि देखे गए हैं ईटा में, वरना सिलेबस से ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है। हमें जो है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन देकर वेलोसिटी या टाइम का नहीं पूछा जा सकता, ये हमारा सिलेबस नहीं है। लेकिन अगर फिर भी पूछा जाए तो यहाँ पे एक शॉर्टकट है और वो हम समझने लगे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने दिया है। ठीक है, असल में वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी की डिफिनीशन है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये टाइम रेट ऑफ चेंज को हम मैथ्स में डिराइवेटिव कहते हैं। इसको मैथ्स में क्या कहा जाता है? डिराइवेटिव कहा जाता है। तो वेलोसिटी और कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस का डिराइवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह जो है एक्सेलरेशन और कुछ नहीं है, ये वेलोसिटी का डिराइवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिराइवेटिव का एक रूल है, और डिराइवेटिव का रूल एक है, उसको हम कहते हैं पावर रूल। डिराइवेटिव लेने का एक तरीका है जिसको क्या कहा जाता है? पावर रूल। पावर रूल में इस तरह किया जाता है कि वेरिएबल के पावर को कोफिशिएंट पे ले आया जाता है और पावर से 1 माइनस कर दिया जाता है। मतलब अगर आप वेलोसिटी मालूम करनी है आपको, तो आपको क्या करना होगा? आपको डिस्टेंस का डिराइवेटिव लेना होगा, किसके साथ? टाइम के साथ। तो पावर रूल के मुताबिक आप डिराइवेटिव लेंगे। ये -1/3 तो आप अपनी जगह पे लिख लेंगे, टी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख लेंगे? टी स्क्वायर की जगह आप 2t, मतलब पावर कोफिशिएंट में आ जाएगा और पावर से 1 माइनस हो जाएगा, तो इसको हम पावर रूल कहते हैं। इसी तरह 16 है ना, t का 1 पावर पहले आ जाएगा, फिर t लिख लें, फिर 1 माइनस 1 लिख लें, और याद रखें कि कांस्टेंट का डिराइवेटिव 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट चेंज नहीं करता, तो इसलिए उसका रेट ऑफ चेंज 0 होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज को मैथ्स में क्या कहा जाता है? डिराइवेटिव, और उसको फाइंड करने का एक तरीका है पावर रूल। अब लेट्स सपोज एक इक्वेशन हो y = x², इसका डिराइवेटिव क्या होगा? y = x² का क्या डिराइवेटिव होगा? 2x होगा। y = x³ का क्या डिराइवेटिव होगा? वो 3x² होगा, क्योंकि 3 से 1 माइनस करें तो 2 आता है, तो x³ का डिराइवेटिव 3 तो कोफिशिएंट पे आ जाएगा, और हम x पावर 3 - 1 लिख लेंगे, तो 3 - 1 से फिर 3² आता है। तो ये एक रूल है, अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो पावर रूल आपके ज़हन में होना चाहिए। तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या बना? वेलोसिटी का इक्वेशन बना -2/3t + 16। अब आपसे वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी को क्या पुट कर दें? 0, और वहां से क्या मालूम करें? टाइम। तो वेलोसिटी को आप पुट कर दें 0, और ये -2/3t + 16, -2/3t को इस तरफ शिफ्ट कर दें, तो 2/3t = 16, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 × 3 / 2, तो ये 8 × 3 हो जाएगा। 8 × 3 से आपके साथ आंसर 24 सेकंड्स आएगा। तो ये बॉडी 24 सेकंड्स में रेस्ट में आ जाएगी, और जो कि आपके साथ ऑप्शन क्या है? बीटा है। अच्छा देखिए, इसमें हमने डिस्प्लेसमेंट का डिराइवेटिव ले लिया तो वेलोसिटी आ गई। अगर ये क्वेश्चन एक्सेलरेशन का होता तो हमें इस वेलोसिटी की दोबारा क्या लेनी होती? दोबारा डिराइवेटिव लेना होता। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? वो फिर वेलोसिटी का डिराइवेटिव है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता कि फाइंड द टाइम on which the acceleration becomes 0, तो फिर आपने इस इक्वेशन की 2 दफा डिराइवेटिव जो है वो लेनी पड़ती। ठीक है, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है
आपके साथ कुछ ग्राफ्स गिवन हैं और वो सारे ग्राफ्स किसके हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अच्छा, और वो सारे ग्राफ्स आप देखें तो उनमें से 3 ग्राफ्स जो हैं वो एक्स एक्सिस की तरफ आ रहे हैं और चौथा ग्राफ ना एक्स एक्सिस के करीब आ रहा है ना उससे दूर जा रहा है। हमने ग्राफिकल एनालिसिस में ये कंक्लूड किया था कि जो ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ आता है उसका स्लोप नेगेटिव होता है, जो ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ जाता है या एक्स एक्सिस से दूर जाता है उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। इन तमाम ग्राफ्स में बताएं जीरो स्लोप किसका होगा? ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3 के ग्राफ 4 का। ग्राफ 4 का स्लोप जीरो होगा क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। इन बाकी तीनों ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कांस्टेंट स्लोप किसका होगा? ग्राफ 2 का भी कांस्टेंट है और ग्राफ 4 का भी स्लोप कांस्टेंट है। 2 और 4 में फर्क क्या है? 4 कांस्टेंट एंड जीरो है, कांस्टेंट भी है और उसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। और ये 2 जो है ग्राफ, ये आपके साथ नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, इसका स्लोप जीरो नहीं है। ग्राफ 4 जीरो एंड कांस्टेंट है और ग्राफ 2 क्या है? नेगेटिव एंड कांस्टेंट है। और ग्राफ 3 क्या है तो नेगेटिव लेकिन कांस्टेंट तो नहीं है क्योंकि कर्व है, तो या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो ग्राफ 3 कौन सा ग्राफ है? सोचिए जरा, इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? इसका स्लोप डिक्रीज हो रहा है। और ग्राफ नंबर 1 जो है उसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी ग्राफ को चेक करना हो कि वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो आप एक्स एक्सिस पे 2 इंटरवल्स ले लें और उन 2 इंटरवल्स पे चेक करें कि वाई एक्सिस में कितना चेंज आया है। अब पहले वाई एक्सिस में ज्यादा चेंज आया है और बाद में वाई एक्सिस में कम चेंज आया है। इसका मतलब इसका स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहे हैं? क्वेश्चन इंक्रीजिंग डीसेलरेशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो इंक्रीजिंग, देखिए डीसेलरेशन तो तीनों में हो रही है, सबका स्लोप नेगेटिव है, लेकिन आपसे अगर कांस्टेंट डीसेलरेशन का पूछते तो आपका आंसर होता 2। अगर डिक्रीजिंग डीसेलरेशन का पूछते तो आपका आंसर होता 3। अब वो पूछ रहे हैं किसका? इंक्रीजिंग डीसेलरेशन का, तो आपका आंसर होगा 1। तो ग्राफ नंबर 1 किस ऑप्शन में है? वो ऑप्शन नंबर अल्फा में है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अ कार इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ड्राइवर सडनली सीज अ hindrance and some distance and applies brake. He was wearing seat belt which applies a force on the body of the driver to hold it to the seat. To encounter, a dash force is acting in dash direction. Inertial force होगा क्योंकि ये inertia की वजह से एक्ट करता है। और किस डायरेक्शन में होगा? हाँ, देखिए जब आपके साथ ब्रेक्स लगेंगे, जब ब्रेक्स लगेंगे तो इनर्शिया आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में ही कंटिन्यू रखना चाहेगी। तो इनर्शिया आप पे किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी? नॉर्थ। और सीट बेल्ट जो आपने लगाया है वो आप पे इनर्शिया के ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। तो अगर ये क्वेश्चन सीट बेल्ट का होता तो फिर हम साउथ को टिक करते। इनर्शिया उसी मोशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगी। आप मोशन को रोक रहे हो तो वो नॉर्थ में ही फोर्स अप्लाई करेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा है। इनर्शियल फोर्स है और किस डायरेक्शन में होगी? नॉर्थ में होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके साथ ऑप्शन बीटा है।
अच्छा, इसका नेक्स्ट देखिए, अ बॉक्स weighing 20 kg is being pulled along a wooden floor with a force of 500 Newton. If the coefficient of friction is 0.5, the acceleration of the block is। एक ब्लॉक है जिसको हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ड्रैग कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम उसको ड्रैग कर रहे हैं। किस फोर्स से ड्रैग कर रहे हैं? फोर्स कितना है? 500 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स कितना है? 500 न्यूटन, लेकिन उस पे फ्रिक्शंस भी एक्ट कर रही है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शंस। अप्लाइड फोर्स कितना है? 500। फ्रिक्शंस का फॉर्मूला होता है म्यू एम जी। फ्रिक्शंस का फॉर्मूला क्या है? म्यू एम जी। और इसकी जगह आप यहाँ पे लिख लें एम ए, नेट फोर्स की जगह एम ए लिख लें। तो मास हमें गिवन है, मास 20 kg है, एक्सेलरेशन 10 है। तो आप फाइंड कर लेते हैं, आपके साथ आ जाएगा 20a इज इक्वल टू 500 माइनस 0.5 इंटू 20 इंटू 10। ठीक है, तो सब में वैल्यूज पुट कर दी। ये 0.5 इसको 10 कर देगा, 500 माइनस 100 से 400 आ जाएगा। 20a है, ये 0 के साथ कैंसिल, a की वैल्यू आपके साथ आएगी 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और ये आपके साथ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 40 में मौजूद है। A ball is thrown upward with a velocity of 20 meters per second. How much will it take to kiss the ground if we increase air resistance? एक बॉडी को, एक बॉल को ऊपर फेंका गया और उसकी वेलोसिटी क्या थी? 20 मीटर्स पर सेकंड। वो ऊपर जाएगी, रेस्ट में आएगी और रेस्ट के बाद वापस ग्राउंड तक पहुंचेगी। इस पूरे मोशन का टाइम बताना है कि इस पूरे मोशन में कितना टाइम आपके साथ लगा होगा। तो जिस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 20 हो और वो ऊपर जा रही हो, और ऊपर जाने पे उस पे डिसेलरेशन कितनी एक्ट कर रही हो? -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और 2 सेकंड्स के बाद 0, तीसरे सेकंड के बाद 0 से वापस 10, और चौथे सेकंड के बाद 10 से वापस 20। तो वो वापस उसी 20 तक पहुंचने में 4 सेकंड्स का टाइम लेगी। एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड है, तो जो टाइम अपवर्ड मोशन का होगा आप उसी को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अपवर्ड मोशन का टाइम 2 सेकंड्स है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 4 सेकंड्स होगा। इसको आप न्यूटन इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन से अपवर्ड टाइम भी मालूम करें, डाउनवर्ड टाइम भी मालूम करें, दोनों 2 सेकंड्स आएंगे और करेक्ट आंसर आपके साथ इसका होगा 4 सेकंड्स। अच्छा, with respect to the statement of question number 5, when the ball completes its flight, its motion can be divided into 2 parts, upward motion and downward motion. If we plot a velocity time graph, in this case we found the graph to be as follows. ये ग्राफ जो आपको दिया है, ये इसी मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब आपने क्या बताना है? Which of the following is best about acceleration of this object? अच्छा, इस क्वेश्चन से पहले एक दूसरा क्वेश्चन बताएं, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। एक बॉडी जब ऊपर जाती है तो उस वक्त उस पे एक्सेलरेशन क्या एक्ट कर रही होती है? माइनस, डिसेलरेशन होती है ना। और जब एक बॉडी नीचे आ रही होती है उस वक्त इसको A1 कह दें, इसको A2 कह दें, उस वक्त उस पे एक्सेलरेशन क्या एक्ट कर रही होती है? प्लस की। A1 और A2 में क्या एंगल होगा? 0 होगा कि 180? हाँ,
इस A1 जब बॉडी ऊपर जाती है उस वक्त ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जब बॉडी नीचे आती है उस वक्त ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में क्या एंगल होगा? अच्छा, इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ? डाउनवर्ड। और इसकी किस तरफ? डाउनवर्ड। वो भी डाउनवर्ड। तो A1 और A2 क्या होंगे? एक दूसरे को पैरेलल होंगे, इनका एंगल 0 होगा। इस माइनस की सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन है कि ये स्पीड को डिक्रीज कर रही है, प्लस की एक एक्सप्लेनेशन है कि ये स्पीड को इंक्रीज कर रही है। बाकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है, चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो या बॉडी नीचे आ रही हो। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढने बताएं। Upward motion has a downward acceleration of -9.8. Downward motion has a downward acceleration of +9.8. Upward motion has downward acceleration, whereas downward motion has upward acceleration. Both parts have the same downward acceleration. Correct option इसमें डेल्टा है। दोनों बॉडी चाहे ऊपर जा रही हो चाहे नीचे आ रही हो, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हुआ डेल्टा। व्हेन वी टेक अ प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया एंड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब हम इनर्शिया का और किसका प्रोडक्ट ले लें? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो हमारे साथ क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। अच्छा, अगर हम प्रोडक्ट ले लें इनर्शिया का और साथ में किसका? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो इनर्शिया का मतलब क्या है? मास है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या है? वेलोसिटी है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट लेने से आपके साथ मोमेंटम आएगा। तो अगर हम ये प्रोडक्ट ले लें तो हमारे साथ क्या चीज आएगी? मोमेंटम मेंशन नहीं है, तो किसको? क्वांटिटी ऑफ मोशन को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसकी डिफिनीशन मेंशन है। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन इसमें डेल्टा होगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन। A fighter jet releases a bomb on a target when it was exactly below the point of release. It is surely to miss the target due to inertia of the bomb. क्योंकि वो बॉम्ब ऑलरेडी मोशन में है, वो उस एरोप्लेन के साथ ऑलरेडी मोशन में है, तो टारगेट अगर यहाँ होगा तो ये 2D प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ टारगेट से पहले या उसके जो है आगे वाले रीजन को हिट कर लेगा। और ये किस वजह से? क्योंकि वो अपना मोशन कंटिन्यू रखना चाहती थी। तो इसको हिट करने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं कि एक तो वो एरोप्लेन टारगेट के बिल्कुल ऊपर आके रेस्ट में आ जाए और रेस्ट के बाद फिर बॉम्ब को क्या करें? रिलीज करें, या फिर वो कुछ सी डिस्टेंस के पहले से ही बॉम्ब को रिलीज कर लें तो तब वो टारगेट को हिट कर सकता है। सो इट इज ड्यू टू द इनर्शिया, और करेक्ट ऑप्शन आपके साथ ऑप्शन नंबर 4 भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑफ मास 6 kg इज pulled across a rough surface by a force of 45 Newton against a frictional force F as shown in the figure. Forward force 54 Newton है और बैकवर्ड फोर्स का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें किस चीज का पता है? हमें एक्सेलरेशन का पता है और हमसे वही बैकवर्ड फोर्स मांगा गया है। तो हमें पता है कि नेट फोर्स जो होता है F नेट, वो इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, वो इक्वल होता है ma के। तो F नेट किसकी इक्वल है? वो है 54 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो अब मास कितना है आपके साथ? मास है 6 और एक्सेलरेशन भी 6 है, तो इसका मतलब 54 माइनस f इज इक्वल टू 36। और आप f को उस तरफ भेज दें, 36 को इस तरफ ले आए, तो 54 माइनस 36 से क्या आता है?
अगर ये 54 माइनस 34 होता तो 20 आता, अब 26 है तो 18 न्यूटन आपका इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल का फोर्स कितना है, 18 न्यूटन है, जो कि ऑप्शन बीटा में आपको नजर आ रहा है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का इनडायरेक्ट मतलब फोर्स है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, फोर्स है। तो फोर्स आपको गिवन है 100 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है 100 न्यूटन। अच्छा, फिर आगे what will be the rate of change of momentum if the time of impact is made 4 times? तो आपको पता है कि फोर्स का फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, और हमें पता है कि फोर्स का टाइम ऑफ इम्पैक्ट के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर टाइम ऑफ इम्पैक्ट को 4 टाइम्स बढ़ाया जाएगा तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो 100 को 4 टाइम्स कम करें तो आपका आंसर 25 आता है। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डेल्टा है, 25 न्यूटन। 9 5 rupees coins are put on the top of each other on a table. Each coin has a mass m kg. The reaction of the 4th coin on the 5th coin, counted from bottom. 9 coins हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हर एक का मास कितना है, हर एक का मास है m, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि नीचे से काउंट करें, 1 2 3 4। वो कह रहे हैं कि ये 4th कॉइन इस 5th कॉइन को कितना रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन तो हमेशा किसकी इक्वल होती है, एक्शन की इक्वल होती है। अब लेट्स सपोज हमने ये देखना होगा कि इस 5th कॉइन का एक्शन कितना है, इस 5th कॉइन का 4th पे एक्शन कितना है। जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। अच्छा, तो 4th कॉइन के ऊपर कितने कॉइन्स हैं, 5। तो एक्शन किसके इक्वल होगा, 5 mg के। तो ये 4th कॉइन रिएक्शन कितना देगा, ये भी 5 mg का देगा। इसमें से सबसे ग्रेटर रिएक्शन कौन दे रहा है, 1, और वो कितना होगा, वो 8 mg का होगा। और सबसे लीस्ट रिएक्शन कौन दे रहा है, वो ये सबसे टॉप वाला, इसका रिएक्शन 0 होगा क्योंकि इस पे कोई एक्शन अप्लाई ही नहीं हो रहा। और उसके बाद जो 1 mg का रिएक्शन होगा वो 8 देगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा जो था तो उसके लिहाज से हमारा आंसर होगा 5 mg। एक्शन भी 5 mg है, रिएक्शन भी 5 mg ही होगा। हाउ मच फोर्स माइट बी इनफ टू फ्रैक्चर अ ह्यूमन नेक क्रेनियम। क्रेनियम पे चले किसको कहते हैं, हाँ। तो इस पे जो बाल होते हैं ना, तो ये टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ाते हैं। जिस बंदे के सर पे बाल हो और आप उसे हिट करें तो उसके सर को इतना नुकसान नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसके सर के जो बाल है, अब मेरे सर पे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि जो है टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या होगी, कम होगी। तो ये बाल जो होते हैं ये नॉर्मली टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सर की जो है हिफाजत करते हैं। तो अगर ये नेक क्रेनियम है, ठीक है, मतलब सर आपने गंजा कर दिया या फितरत ने आपके सर को गंजा कर दिया, तो उस वक्त जो है ये बुक की स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल में 3 न्यूटन से जो है हमारा क्रेनियम जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है। लेकिन बालों की मौजूदगी में फिर 3 न्यूटन से ज्यादा फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलें बस फिर नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।